नमस्कार। द सिविलियंस विद शेखर पांडे संस्थान में आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं, उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही शानदार तरीके से सबकी चल भी रही होगी। दक्षिण भारत की बात करते हैं। देखिए, आपको पता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अब जो भी हम लोग अगले कुछ मिनट पे हम लोग काम करने वाले हैं ना, आपकी परीक्षा जो संभावित है आगे होगी, सारे के सारे प्रश्न अपने आप से मिलते चले जाएंगे। दक्षिण भारत की अगर बात किया जाए तो इतिहास में आप जानते हैं, ये जो पाषाण काल होता है ना, तो पाषाण काल को आप क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं, उत्तर भारत में विशेष रूप से। अगर यही हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो दक्षिण भारत में आपने महापाषाण काल देखा होगा, सुना होगा महापाषाण काल। तो यह दक्षिण भारत का जो महापाषाण काल है उसको किस इतिहास की कैटेगरी में रखा जाएगा? तो यह प्राग ऐतिहासिक चरण के अंतर्गत, प्राग ऐतिहासिक चरण के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। जबकि अगर संगम काल की बात किया जाए, संगम काल की, तो यह प्रथम ऐतिहासिक चरण के रूप में जाना जाता है। प्रथम ऐतिहासिक चरण के रूप में जाना जाता है। क्यों प्रथम ऐतिहासिक चरण के रूप में? आपको जानकारी होगी कि जब से लिखित साधन मिलने शुरू हो गए, जिस काल से लिखित साधन मिलने शुरू हो गए और उन लिखित साधनों को हम पढ़ना भी कर पाए, तो वह ऐतिहासिक चरण माना जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में आपको पता है कि उसको आद्य ऐतिहासिक चरण के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि लिखित साधन है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो संगम काल दक्षिण भारत के संदर्भ में प्रथम ऐतिहासिक चरण के रूप में जाना जाता है। अगर इसके बाद की बात किया जाए कि द्वितीय ऐतिहासिक चरण कौन सा है, द्वितीय ऐतिहासिक चरण दक्षिण भारत में कौन सा है, तो पहले तो यही आपको जानना है कि यह दक्षिण भारत के द्वितीय ऐतिहासिक चरण की शुरुआत कब से होती है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। ये जो द्वितीय ऐतिहासिक चरण है, बेसिकली इसकी शुरुआत होती है 300 ईस्वी से और यह कंटिन्यू रहता है। यह कंटिन्यू आज तक देखने को मिला है, बिना किसी बाधा के आज तक यह कंटिन्यू है। अर्थात ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण भारत के संदर्भ में प्राग ऐतिहासिक चरण हो गया, प्रथम ऐतिहासिक चरण हो गया, और जो द्वितीय ऐतिहासिक चरण की शुरुआत हुई जो आज तक कंटिन्यू है। इसके साथ साथ द्वितीय ऐतिहासिक चरण की जो शुरुआत हो रही है तो उसमें बेसिकली हम जो द्वितीय ऐतिहासिक चरण की शुरुआत हो रही है उसमें सामान्यतः हम किन की पढ़ाई से आरंभ करते हैं? तो भाई यहीं पे पल्लव और चालुक्य देखने को मिलते हैं। चोल अभी नहीं, चोल अभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि द्वितीय ऐतिहासिक चरण के आरंभिक समय काल की बात हो रही है। द्वितीय ऐतिहासिक चरण के आरंभिक काल की बात हो रही है और आरंभिक काल में हमें पल्लव और चालुक्य दो बड़े राज्य देखने को मिलते हैं दक्षिण भारत में। वैसे देखा जाए तो यह जो समय काल है इनका, यह बेसिकली शुरू होता है 300 से लेकर के 750 ईस्वी का। द्वितीय ऐतिहासिक चरण के अंतर्गत लगभग जो शुरू का 300-400 वर्षों का इतिहास रहा है, द्वितीय चरण के आरंभिक काल के तौर पे जाना जाता है और इसमें 300 से लेकर के 750 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। और इस अध्ययन के अंतर्गत पल्लव और चालुक्य दो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश देखने को मिलते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यही दो राजवंश थे, ऐसा नहीं था, क्योंकि इस समय काल में लगभग आधे दर्जन, कितने, लगभग आधे दर्जन छोटे बड़े राज्यों का अस्तित्व था। छोटे बड़े राज्यों का अस्तित्व देखने को मिलता है और इन लगभग आधे दर्जन में से दो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो यह दो सबसे महत्वपूर्ण, इन आधे दर्जन में दो सबसे महत्वपूर्ण यह राजवंश देखने को मिलते हैं। अर्थात दक्षिण भारत के इतिहास में 300 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी तक के चरण में दक्षिण भारत में लगभग आधे दर्जन के राज्यों
का अस्तित्व देखने को मिलता है, जिसमें पल्लव और चालुक्य दो सबसे महत्वपूर्ण राज्य या राजवंश रहे। क्लियर है भाई? इसके बाद अब ये जो अगर हम बात करें बारी बारी से कि ये जो पल्लव है ना, ये पल्लव हैं, पल्लव का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से पहले काम की बातों को समझते चले जाएंगे। पल्लव का अर्थ का क्या होता है बारी बारी से बात करेंगे। तो आप सारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि पल्लव का अर्थ होता है लता। पल्लव का अर्थ होता है लता। और दक्षिण भारत में लता को क्या कहा जाता है? तोंडाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोंडाई। अर्थात तोंडई मंडल में, दक्षिण भारत जिस क्षेत्र में ये राज कर रहे थे, तोंडई मंडल के नाम से उसको जाना जाता है। तोंडई मंडलम क्षेत्र में पल्लवों का राज देखने को मिलता है। पल्लव का अर्थ होता है लता। तो तोंडई नाडु में अर्थात लताओं के देश में, तोंडई नाडु में अर्थात पहला ही प्रश्न बनेगा, तोंडई नाडु में या लताओं के देश में किस एक राज्य का अस्तित्व रहा? तो उत्तर होगा आपका पल्लव वंश का अस्तित्व देखने को मिलता है। अब ये जो पल्लव है ना, इनके तमाम अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। पल्लवों के तमाम अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। और जो ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इनके अभिलेखों से क्या पता चलता है? यह पता चलता है कि यह अपने आप को किसका वंशज बताते हैं। तो इनके अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि पल्लव किसके वंशज रहे। तो यह जो वंशज रहे, वो जिसके वंशज रहे वो था भारद्वाज गोत्र का। भारद्वाज गोत्र का अर्थात गोत्रीय कौन? अश्वत्थामा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल करके आ रही है। अर्थात पल्लव अपना पूर्वज किसको मानते थे? तो पल्लव किस गोत्र के थे? दूसरी बात निकल करके आई, भारद्वाज गोत्र का बताया अपने आप को। पल्लव किसको अपना पूर्वज मानते थे? पीढ़ी दर पीढ़ी वो वंशावली आगे बढ़ती गई। पूर्वज थे अश्वत्थामा। क्लियर है? अब तीसरी महत्वपूर्ण बात कि भाई इनकी गतिविधि का केंद्र क्या था? गतिविधि, अब गतिविधि दो प्रकार की देखने को मिलेगी। एक राजनीतिक गतिविधि और दूसरा सांस्कृतिक गतिविधि। राजनीतिक और सांस्कृतिक। तो राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र क्या था पल्लवों का? उत्तर होगा आपका कांची। क्या था? कांचीपुरम या कांची। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से हम लोग एक बार दो बार जो तरीका है ना, वो हम लोग अपनाते हुए चलेंगे। थोड़ा सा पढ़िए, फिर एक बार रिवाइज करें, फिर आगे बढ़ते चले जाएं। तो भाई दक्षिण भारत में प्रथम ऐतिहासिक चरण की शुरुआत संगम काल, महापाषाण नहीं, संगम काल प्रथम ऐतिहासिक चरण। महापाषाण काल प्राग ऐतिहासिक चरण को दर्शाता है। द्वितीय ऐतिहासिक चरण में शुरुआत में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत में दो बड़े राजवंश देखने को मिलते हैं। विस्तार कहां से कहां दक्षिण भारत का माना जाता है? तो विंध्य पर्वत से लेकर के सुदूर दक्षिण तक अर्थात कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसी को दक्षिण भारत कहा जाता है। और 300 से लेकर के 750 ईस्वी तक के समय काल में दो सबसे महत्वपूर्ण राज्य पल्लव और चालुक्य। अगर बात किया जाए पल्लवों की, तो आपको यह जानकारी है कि पल्लव का अर्थ होता है लता। जुबान से बोलते रहे मेरे साथ, पल्लव का अर्थ होता है लता। और तमिल भाषा में लता को क्या कहा जाता है? तोंडई। तोंडई किस भाषा का शब्द है? तो तोंडई तमिल भाषा का शब्द है। तोंडई तमिल भाषा का शब्द है। तोंडई का मतलब लता। लताओं के देश में कौन से राजवंश का अभ्युदय हुआ? पल्लव वंश का अभ्युदय देखने को मिलता है। पल्लव अभिलेखों में इन्हें किसका वंशज बताया गया है? अभिलेखों में, पल्लव अभिलेखों में, याद करें छोटी छोटी बातें हैं। पल्लव अभिलेखों में इनको भारद्वाज गोत्र के अश्वत्थामा का वंशज बताया गया है। अर्थात इनका गोत्र क्या था? तो इन्होंने अपने गोत्र को बताया है अपने अभिलेखों में कि हम लोग भारद्वाज गोत्र के थे। इनकी गतिविधि का केंद्र कहां पर देखने को मिलता है? तो सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कांचीपुरम में देखने को मिलता है।
ये सामान्य सी बातें हैं। इसके बाद अगर हम राजनीतिक, अब पल्लवों के इतिहास को राजनीतिक और सांस्कृतिक दो भागों में बांट करके देखें, पल्लवों के इतिहास को अगर दो भागों में बांट करके देखें, राजनीतिक और सांस्कृतिक, यही दो इतिहास में चीजें होती हैं, राजनीतिक और सांस्कृतिक। बारी बारी से इन बातों को करते चले जाए। अगर राजनीति की बात किया जाए, पल्लवों की राजनीति की जो शुरुआत हो रही है, पल्लवों के राजनीति की जो शुरुआत हो रही है, तो वो जो शुरुआत हो रही है वह बेसिकली 6ठी सदी ईस्वी में हो रही है। 6ठी सदी ईस्वी में इनके राजनीति की शुरुआत हो रही है। और जो पहला राजा देखने को मिलता है, आरंभ कब से हो रहा है? तो आरंभ हो रहा है द्वितीय ऐतिहासिक चरण के आरंभिक अर्थात 300 से 750 ईस्वी वाले चरण में, और आरंभ अर्थात 6ठी सदी ईस्वी में। और जो राजाओं के विवरण हैं या इनकी जो राजनीति है, राजवंशावली है, अगर उन पे हम लोग बात करें, बारी बारी से राजाओं के विवरण देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो नाम आएगा वो नाम आएगा सिंह विष्णु का। बिल्कुल सारी आधारभूत जो बातें हैं पहले उनको समझेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग गहराई में उतरते चले जाएंगे। सिंह विष्णु की बात करेंगे। ये इनकी जो शुरुआत हो रही है 575 ईस्वी में हो रही है और 600 ईस्वी तक इन्होंने राजकाज किया हुआ था। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सिंह विष्णु की। ये जो सिंह विष्णु साहब हैं, हाल फिलहाल में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर यहां मिलता चला जाएगा। सिंह विष्णु की बात कर रहे हैं तो पहली बात निकल करके आती है कि ये जो सिंह विष्णु साहब हैं, यह पल्लवों के संस्थापक माने जाते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन? सिंह विष्णु। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इनकी कुछ उपाधि देखने को मिलती है और परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किसे अवनी सिंह कहा जाता है? अवनी सिंह किसकी उपाधि थी? तो भाई अवनी सिंह सिंह विष्णु की उपाधि थी, जो कि पल्लवों का संस्थापक था। इसके साथ साथ पोतरायण किसकी उपाधि थी? यह सब याद करना पड़ेगा। अगली महत्वपूर्ण बात, इनकी दो उपाधियां हो गई, अवनी सिंह और पोतरायण की। इसके अलावा यह किस संप्रदाय के समर्थक थे? किसको स्वीकार किया इन्होंने? तो यह बेसिकली वैष्णव संप्रदाय के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। वैष्णव संप्रदाय के समर्थक के रूप में। एक और महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण कराया था। किस नाम से वह मंदिर था? बड़े महत्वपूर्ण है। आदिवराह का मंदिर किसने निर्माण कराया था? तो आदिवराह नाम से मंदिर सिंह विष्णु ने बनवाया हुआ था। और यह जो आदिवराह का मंदिर है वह कहां पर बनवाया हुआ था? लगातार यह प्रश्न बनते हैं दक्षिण भारत को लेकर के, चाहे पल्लव हो, चाहे चालुक्य हो, चाहे चोल हो, चाहे विजयनगर भी हो, कि कौन सा मंदिर कहां पर है और कौन निर्मित करवाया है। अपने आप में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आदिवराह यह जो मंदिर है कहां पर है? तो एक जगह नाम आपको शायद पता हो, मामल्लपुर या मामल्लपुरम। जो महाबलीपुरम है उसी को मामल्लपुरम भी कहा जाता है। लेकिन ये जो आदिवराह का मंदिर बना मामल्लपुर में, तो उस समय मामल्लपुर बसा हुआ एरिया नहीं था। यह इस समय काल में निर्जन एरिया था। निर्जन एरिया था क्यों? क्योंकि एक प्रश्न भी बनता है कि मामल्लपुर या महाबलीपुरम स्थल का संस्थापक कौन था? क्यों भाई? सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो उसका उत्तर हो जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने मामल्लपुर या फिर महाबलीपुरम की स्थापना कराई थी, शहर बसाया था, आबाद कराया था और महामल्ल की उपाधि धारण किया हुआ था। तो इनके समय काल में यह जो मामल्लपुर जिस स्थान को हम जानते हैं वो एक निर्जन स्थल था जहां पे आदिवराह मंदिर का निर्माण कराया था।
चले अगली बात, एक और महत्वपूर्ण बात कि इनके समय काल में इनके एक प्रमुख दरबारी थे जिनका नाम भारवी था। नाम सुना है भाई, भारवी। भारवी किसके दरबारी थे? तो यह सिंह विष्णु के ही दरबारी थे। और भारवी के द्वारा जो किताब लिखी जा रही है बड़ी महत्वपूर्ण है, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम पुस्तक की रचना किसने किया हुआ है? तो किरात के रूप में शिव और अर्जुन के बीच यह संवाद है। किताब का नाम है किरातार्जुनीयम। किसकी रचना है? भारवी की रचना है। भारवी किसके दरबारी रहे? उत्तर है सिंह विष्णु के। क्लियर है यहां तक बात? फिर से ध्यान देंगे, ये जो पल्लवों की बात हो रही है, चले, ये जो पल्लवों की बात हो रही है, तो पल्लव में आपको बताया, पल्लव का अर्थ लता होता है, तमिल भाषा में तोंडाई कहा जाता है। पल्लवों के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो पल्लवों के संस्थापक सिंह विष्णु माने जाते हैं। और सिंह विष्णु 575 से, वर्ष याद रखना है, 575 से 600 ईस्वी के बीच शासन इनका रहा। उपाधि अवनी सिंह और पोतरायण दोनों अलग अलग है। अवनी सिंह किसको कहा जाता है? सिंह विष्णु को। पोतरायण की उपाधि किसकी है? सिंह विष्णु की। यह वैष्णव संप्रदाय के समर्थक थे, अर्थात विष्णु के उपासक थे। एक मंदिर का निर्माण कराया, आदि वराह मंदिर का। कहां पर? मामल्यपुर में। इनके दरबारी कौन? भारवी। भारवी की किताब का नाम किरातार्जुनीयम। यह सबसे बेसिक तथ्य है। जब विषय की गहराई में हम उतरेंगे ना, तो इसमें बहुत सारी नई नई बातें आपको जानकारी मिलेंगी। पहले इतना समझें, इतनी बेसिक, जितनी भी बेसिक बातें हो सकती पहले उसको दिमाग में डाल लें, ताकि आपके लिए विषय की गहराई में उतरना आसान हो जाए। क्योंकि दक्षिण भारत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे शब्द ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे और याद करना पड़ेगा। इसका कोई, जिसको समझना है वो समझने की बात होगी, जो याद करने वाली चीज है वो निश्चित रूप से याद ही करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे। सिंह विष्णु के बाद अगला जो नाम आता है, अगला जो राजा होता है, उसका नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम। प्रथम और द्वितीय निश्चित रूप से याद होना चाहिए। महेंद्र वर्मन प्रथम का जो समय काल शुरू हो रहा है वो एक राजा के रूप में 600 ईस्वी में शुरू हो रहा है और 630 ईस्वी तक यह राजकाज किए हुए थे महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के संदर्भ में जो पहली बात निकल करके आती है वो यह कि इन्होंने दो महत्वपूर्ण किताबें लिखी। दो महत्वपूर्ण किताबें इनकी देखने को मिलती हैं। एक का नाम है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है सारी परीक्षाओं के लिए, मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास प्रहसन किसकी रचना है? तो मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन, जो कि पल्लव वंश का राजा था, उसकी रचना है। और यह जो मत्त विलास प्रहसन है, इसमें विषय क्या बताया गया है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इसमें बौद्धों के ऊपर व्यंग कसा गया है। बौद्धों के ऊपर व्यंग कसा गया है। इस किताब में हंसी मजाक उड़ाया गया है। जो कापालिक संप्रदाय है ना, शैव धर्म से संबंधित, उसका मजाक उड़ाया गया है। इसके साथ साथ जो प्रशासन में भ्रष्टाचार है, प्रशासन में अर्थात पल्लव राजवंश के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर क्या किया गया है? आलोचनात्मक चुटकी ली गई है। व्यंग वाली बातें यहां पे लिखी गई हैं। यह इस किताब का विषय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा हुआ है बड़ी परीक्षाओं में। इसके साथ साथ न सिर्फ मत्त विलास प्रहसन, बल्कि इन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम है भगवज्जुकीयम। भगवज्जुकीयम, यह भी किताब अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है बड़ी परीक्षाओं के लिए। भगवज्जुकीयम। अब एक तथ्य बनता है, यहीं पे लोग गलत करते हैं। एक तथ्य बनता है कि ये जो मत्त विलास प्रहसन है या जो भगवज्जुकीयम है, अब तमिल क्षेत्र में ये लोग राजकाज कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस तो यही होगा ना कि इनकी राजभाषा क्या होगी? तो राजभाषा तमिल भाषा होगी। क्यों भाई? पल्लवों की राजभाषा तो तमिल भाषा होगी।
लेकिन महेंद्र वर्मन ने यह जो दो किताबें लिखी वो क्या तमिल भाषा में ही लिखी हुई थी? तो उत्तर है नहीं। किस भाषा में लिखा? तो मत विलास प्रहसन हो या भगवत जुकियम हो, इन दोनों की भाषा क्या रही? याद कर लेना है, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अर्थात अगर 1, 2, 3, 4 लाइन में निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, इस प्रकार का प्रश्न आ गया कि भाई पल्लवों की राजभाषा तमिल थी, एक लाइन। दूसरी लाइन, महेंद्र वर्मन प्रथम संस्कृत का विद्वान था। अब आपने पढ़ा ही नहीं कि संस्कृत का विद्वान था या नहीं था, आपने तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस लगा करके आप समझ सकते हैं भाई कि जब संस्कृत भाषा में यह किताबें लिख रहा है तो निश्चित रूप से संस्कृत, अर्थात सीधे सीधे आपको जानकारी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो आपको पता ही है। लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं और गलतियां करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इनको लेकर के कि यह जो महेंद्र वर्मन प्रथम साहब हैं, पहले तो किताबें लिखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आरंभ में यह कौन से धर्म से जुड़े हुए थे? तो आरंभ में यह एक जैनी के तौर पे देखे जाते हैं, जैनी थे, अर्थात जैन धर्म के पोषक थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये क्या हो गए? यह बाद में शैव हो जाते हैं। और किसके प्रभाव से? तो भाई अप्पर नाम का एक विद्वान था, उसके प्रभाव से। अप्पर नाम याद रखना है, अपर, ठीक है। अप्पर के प्रभाव से, यह अप्पर कौन है? तो निश्चित रूप से यह अप्पर कोई शैव संत रहा होगा ना भाई। अप्पर यह शैव संत रहा होगा, जिसके प्रभाव से, इसके प्रभाव से यह महेंद्र वर्मन क्या हो गए? शैव हो गए थे। किसके प्रभाव से? अप्पर के प्रभाव से। कई बार अपार भी लिख करके आ जाता है परीक्षाओं में, कंफ्यूज नहीं होना है। आरंभ में जैनी थे, बाद में यह शैव धर्म के पोषक हो जाते हैं। और अपर क्या है? अपर अब याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस निकल करके आ रहा है। अपर के प्रभाव से यह शैव संप्रदाय से जुड़ जाते हैं, शैव हो जाते हैं, तो अपर ऑटोमेटिकली शैव रहा होगा। और दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है। शैव संतों को क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है। भक्ति संत दक्षिण भारत में अलवार और नयनार के रूप में वर्गीकृत हैं। जो नयनार संत हैं उनको वो शैव संत हैं, और जो अलवार हैं वो वैष्णव संत हैं। नयनार संतों की अगर बात किया जाए तो 63, आगे बात करेंगे। तो भाई यह अपर के प्रभाव से शैव संत हो जाते हैं, और शैव संतों को नयनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। अब आगे बात करेंगे तीसरे महत्वपूर्ण तथ्य की, महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में। इनके समय काल में दक्षिण भारत में, बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य, दक्षिण भारत में इनके समय काल में क्या हुआ? एकाश्म मंदिर बनने शुरू हुए। एकाश्म मंदिर निर्माण की शुरुआत होती है, शायद आपको न पता हो, मंदिर निर्माण आरंभ हुआ। अब ये एकाश्म मंदिर है क्या? एकाश्म मंदिर है क्या? 1 प्लस अश्म, 1 प्लस अश्म, क में अ, अश्म में अ प्लस अ बराबर आ, दीर्घ संधि होता है, एकाश्म हो गया। एकाश्म का मतलब क्या है? एक ही पाषाण को तोड़ फोड़ करके, अर्थात तराश करके मंदिर का रूप दे देना, इसी को एकाश्म मंदिर कहा जाता है। एक ही पाषाण को तराश करके मंदिर का रूप दिया जा रहा है, तो वो एकाश्म मंदिर हो गया। अब ये जो एकाश्म मंदिर है, फिर यहां पे एक समस्या है। ये जो एकाश्म मंदिर है जिनका निर्माण आरंभ हो रहा है महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में, तो यह एकाश्म मंदिर किस प्रकार के नाम से जाने जाते हैं? तो याद कर लेना है, इन एकाश्म मंदिरों को क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था। तो फिर प्रश्न बनता है
कि मंडप प्रकार के मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में आरंभ हुआ? तो मंडपों के निर्माण की शुरुआत होती है महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में। अब ये मंडप है क्या? मंडप, मान ले यह एक पहाड़ी है, यह एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी को क्या किया जा रहा है? इस पहाड़ी को अब तराशना हो रहा है। ये काट करके ये छिलके के रूप में साइड किया जा रहा है, ये काटा जा रहा है, काटा जा रहा है। अब क्या बचा? इसको हटा दिए, तराश दिया गया, इसको हटा दिए, ये तराश दिया गया, ये बन गया कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अर्थात एक सादा बरामदा युक्त, बरामदा जैसा कक्ष जिसमें आराध्य देवी देवता की मूर्ति स्थापित है, इसी को क्या कहा जाता है? मंडप कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि मंडप भी आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आने का सवाल ही नहीं बनता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो महेंद्र वर्मन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो हम लोग मंडप की बात कर रहे थे महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में, आगे बात करते हैं। तो अगला जो चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है, पांचवा जो भी होगा महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में, वह है कि इसी के समय, ये सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसी के समय वेंगी के क्षेत्र पर, वेंगी यह भी तमिलनाडु में ही क्षेत्र है, कौन सा स्थान कहां पे है याद रखना है। वेंगी के क्षेत्र पर अधिकार को लेकर क्या हुआ? अधिकार को लेकर संघर्ष होता है, संघर्ष हुआ। किसके किसके बीच संघर्ष हुआ? तो यहां पे दो, एक पल्लव और दूसरे चालुक्य। ये चालुक्य कहां पे? चालुक्य 4 जगहों पे हैं, चालुक्य 4 जगहों पे हैं। ये कर्नाटक वाले वातापी या बादामी के चालुक्य हैं, वातापी या बादामी के चालुक्य हैं। यहां पे क्या हुआ? ये जो संघर्ष हुआ पल्लवों की ओर से कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम, जबकि चालुक्यों की ओर से राजा कौन था? तो यह था पुलकेशिन द्वितीय। नाम याद है? यह पुलकेशिन द्वितीय वही है जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया हुआ था। याद है भाई? पुलकेशिन द्वितीय यह वही है जिसने हर्षवर्धन को हराया था और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी रवि कीर्ति थे जिन्होंने संस्कृत भाषा में एहोल अभिलेख की रचना कराई। एहोल अभिलेख की रचना पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी रहे रवि कीर्ति, उन्होंने संस्कृत भाषा में कराया। और आपको यह भी तथ्य याद होगा शायद कि रवि कीर्ति के द्वारा रचित एहोल अभिलेख में कालिदास नाम का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ सिंह विष्णु जो ऊपर थे, उनके समय भारवी साहब थे। कालिदास और भारवी दोनों के नाम का उल्लेख एहोल अभिलेख में हुआ है। ठीक है, हुआ क्या? तो इसमें जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई? इनकी हार हो गई, इनकी जीत हुई। जब जीत हो गई तो इन्होंने क्या किया? पल्लव चालुक्य संघर्ष शुरू हो गया, पल्लव चालुक्य संघर्ष शुरू हो गया यहीं से। अर्थात चालुक्यों की ओर से पुलकेशिन द्वितीय, पल्लवों की ओर से महेंद्र वर्मन प्रथम। इन्हीं दोनों के शासनकाल से पल्लव और चालुक्यों के बीच संघर्ष आरंभ होता है। कारण क्या है वो भी अभी बताते हैं। जब वेंगी के क्षेत्र के ऊपर अधिकार को लेकर के यह संघर्ष शुरू हुआ, वेंगी को लेकर के, पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है इस युद्ध में। पुलकेशिन ने क्या किया? अपने एक भाई, क्या नाम था यह भी याद रखना है। वेंगी के चालुक्यों की शुरुआत किससे होती है? तो इन्होंने क्या किया? अपने एक भाई जिसका नाम था विष्णुवर्धन, एक एक तथ्य महत्वपूर्ण है, विष्णुवर्धन को क्या किया? वेंगी का राजा घोषित कर दिया, वेंगी का राजा बना दिया। तो वेंगी के चालुक्य शाखा की शुरुआत हो गई यहीं से, वेंगी के चालुक्य शाखा की शुरुआत हो गई। क्यों भाई, क्लियर है? तो वेंगी के चालुक्य शाखा, वेंगी के चालुक्य शाखा का पहला राजा कौन हुआ? विष्णुवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय नहीं, विष्णुवर्धन।
अब ये जो बात है कि यह जो संघर्ष आरंभ हुआ, तो यह जो संघर्ष आरंभ हो रहा है पल्लव और चालुक्यों के बीच, जो संघर्ष आरंभ हो रहा है, इस संघर्ष का मूल कारण क्या था? मूल कारण, तो इस संघर्ष का जो मूल कारण था, यही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कृष्णा एवं तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, के बीच के भाग पर अधिकार करना, कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच के भाग पर अधिकार करने को लेकर के यह रसाकशी शुरू हुई थी। एक और महत्वपूर्ण बात कि यह जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का भाग है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो भाग है, इस बीच के, मान लीजिए ये कृष्णा है, ये तुंगभद्रा है, इस बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है रायचूर दोआब। याद रहेगा, रायचूर दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, उसी को रायचूर दोआब कहा जाता है। याद रहेगा भाई, रायचूर दोआब। अब आपको यह भी जानकारी होगी, ये जो रायचूर दोआब है ना, तो पल्लव और चालुक्यों के बीच संघर्ष का कारण बनता है। इसके साथ साथ जब विजयनगर और बहमनी मध्यकाल में आते हैं ना, विजयनगर और बहमनी, तो विजयनगर और बहमनी के बीच जो संघर्ष हो रहा है, उसका कारण क्या था भाई? तो उसका कारण भी तो यही था, विजयनगर और बहमनी मध्यकाल में उसका भी संघर्ष का कारण क्या था? यही रायचूर दोआब था। रायचूर दोआब पर ही अधिकार करने को लेकर के इन लोगों के बीच रसाकशी शुरू हुई थी। इसके बाद जो अगला राजा होता है ना, महेंद्र वर्मन प्रथम के संदर्भ में जो आधारभूत बात थी वो आपको बताया। कहानी की तरह और ज्यादा डिटेल में पहले धीरे धीरे शुरुआत करें। इसके बाद जो अगला राजा होता है उसका नाम है नरसिंह वर्मन। राजाओं के क्रम भी याद रखना जरूरी है। नरसिंह वर्मन प्रथम क्यों? क्योंकि नरसिंह वर्मन के नाम से बाद में भी एक राजा होता है, तो बाद वाला हो गया वो द्वितीय हो गया, और जो पहले वाला है वो प्रथम हो गया। इसके शासन की जो शुरुआत होती है वो महेंद्र वर्मन के बाद 630 से लेकर के 660 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल देखने को मिलता है, जब वेंगी का क्षेत्र छीन लिया, कांचीपुर तक आ चुका था कौन? कांचीपुरम तक आ चुका था पुलकेशिन द्वितीय। ऐसे में जब नरसिंह वर्मन राजा बनता है, नरसिंह वर्मन के अंदर क्रोध था, एक ज्वाला थी, बदला लेना है, और बदला लेने की कोशिश राजा बनने के ठीक बाद इन्होंने की। इन्होंने क्या किया? पहली महत्वपूर्ण बात, पुलकेशिन द्वितीय को हराते हैं, और हराना महत्वपूर्ण नहीं रहा, पुलकेशिन द्वितीय को यह हराते हैं, लेकिन हराना महत्वपूर्ण नहीं रहा, बल्कि हराने के बाद जो इन्होंने उपाधि लिया परीक्षाओं में, वो प्रश्न ज्यादा पूछा गया है। उपाधि क्या लिया? वातापी कोंड की। कोंड का मतलब राजा। बादामी के चालुक्य थे ना, वातापी या बादामी के चालुक्य थे। वातापी या बादामी कहां पे? कर्नाटक में, ठीक है। कल्याणी भी कर्नाटक में, कल्याणी भी कर्नाटक में, वातापी या बादामी भी कर्नाटक में, वेंगी कहां पे? तमिलनाडु में, और चौथे कहां पे? गुजरात के चालुक्य, ठीक है, सोलंकी राजा। वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया? तो वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नरसिंह वर्मन प्रथम के समय काल में, इनके समय क्या हुआ? इनके समय दक्षिण की यात्रा करता है कौन? दक्षिण भारत गया। कौन गया?
आपको याद होगा वेनसांग का नाम, सिंग सॉन्ग वेनसांग। कब की बात है? तो भाई 640 ईस्वी में, यह वर्ष याद करना है। कहां गया? कांची की यात्रा किया था। कांची की यात्रा कर रहा है वेनसांग। वेनसांग दक्षिण भारत गया? हाँ गया। किसके समय काल में गया? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय काल में कांची गया, और नरसिंह वर्मन ने हराया था पुलकेशिन द्वितीय को, तो पुलकेशिन द्वितीय के यहां भी गया हुआ था। एक वर्ष आगे पीछे, किसी के यहां 639 में जाता है तो किसी के यहां 640 में जाता है। वेनसांग जाता है। अब जब डिटेल में हम जाएंगे ना, तो वेनसांग कांची के बारे में क्या क्या कहता है, वेनसांग नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में क्या कहता है, पल्लवों के बारे में क्या कहता है, या डिटेल स्टडी का तरीका होगा। धीरे धीरे वहां तक हम पहुंचते चले जाएंगे। वेनसांग 640 ईस्वी में जब नरसिंह वर्मन प्रथम कांचीपुरम राजधानी या फिर पल्लवों का राजा था, उसके समय काल में गया हुआ था। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने क्या किया? मामल्यपुर, मामल्यपुर या इसी को कहा जाता है महाबलीपुरम। कहां पे है यह भाई? तो महाबलीपुरम यह तमिलनाडु में ही है, तमिलनाडु में। महाबलीपुरम शहर को किसने बसाया था? महाबलीपुरम शहर को बसाया इन्होंने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और जब महाबलीपुरम शहर को यह बसाते हैं, स्थापित कराते हैं, तो इन्होंने एक उपाधि लिया इसी संदर्भ में। क्या उपाधि लिया? महामल्ल की। महामल्ल किसकी उपाधि है? तो महामल्ल नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि है। इसके साथ साथ वातापी कोंड किसकी उपाधि है? तो आपने देखा कि वातापी कोंड पुलकेशिन द्वितीय को हराया, और वातापी कोंड की उपाधि भी नरसिंह वर्मन प्रथम ले रहे हैं। चले अगली बात, अगली महत्वपूर्ण बात। अब ये जो महाबलीपुरम बस गया, चौथा पांचवा जो भी है, महाबलीपुरम बस गया, तो यहीं पे महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम या मामल्यपुर में इन्होंने क्या किया? सप्त पैगोडा की स्थापना होती है। सप्त पैगोडा कहां पर है? सप्त पैगोडा, ब्लैक पैगोडा अलग है। ब्लैक पैगोडा, सप्त पैगोडा, ये दो अलग अलग टर्म देखने को मिलते हैं। फिलहाल सप्त पैगोडा की बात हो रही है। महाबलीपुरम, मामल्यपुर में सप्त पैगोडा। ये जो सप्त पैगोडा है, पैगोडा का मतलब होता है मंदिर। पैगोडा का मतलब होता है मंदिर। पैगोडा का मतलब क्या? पैगोडा का मतलब मंदिर। अर्थात इस शब्दावली से निकल कर आता है कि 7 मंदिर का निर्माण कराया होगा, लेकिन यह गलत है। सप्त पैगोडा का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम करा रहा है। कहां पे? महामल्यपुरम में, महाबलीपुरम में। लेकिन सप्त पैगोडा पे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? तो उसका उत्तर है कि मंदिरों की संख्या कितनी है यहां पे? तो मंदिर की संख्या 7 नहीं है। कितनी है? 8 है। एक बात। दूसरी बात, यह जो मंदिर हैं, किस आकार के मंदिर हैं? किस आकार के मंदिर हैं? तो यह जो मंदिर हैं, रथ आकार के मंदिर हैं। तो दक्षिण भारत में रथ आकार के मंदिरों का निर्माण किसके शासन काल में आरंभ हुआ था? उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम। क्यों भाई, क्लियर है? सप्त पैगोडा, महाबलीपुरम, संख्या है मंदिरों की 8। शिव, गणेश, 5 पांडव और 1 द्रौपदी, कुल 8 मंदिर हैं। ठीक है। किस आकार के हैं? रथ प्रकार के मंदिर हैं। अब ये जो मंदिर हैं किसको समर्पित हैं? किसको समर्पित हैं? तो यह शिव को समर्पित मंदिर हैं। याद रहेगा, शिव को समर्पित मंदिर है, अर्थात शैव मंदिर है। शैव मंदिर है। अर्थात हमने ये अभी तक नहीं पढ़ा कहीं भी कि नरसिंह वर्मन शैव था कि वैष्णव था। अब
कॉमन सेंस आपका लगेगा। नहीं पढ़ा हुआ है डायरेक्टली तो भी कॉमन सेंस कि भाई जब मंदिर इस प्रकार के शिव को समर्पित मंदिर बनवा रहा है तो निश्चित रूप से वो शैव ही रहा होगा। क्यों भाई? शिव को समर्पित मंदिर है, अर्थात यह जो रथ प्रकार के मंदिर हैं, इन रथ प्रकार के मंदिर कैसे बनते हैं? कोई चट्टान है, इस चट्टान को काट कर या तराश कर किस आकार का बना दिया गया? रथ आकार का, रथाकार कर दिया गया। यही रथ प्रकार के मंदिर है और उन मंदिरों का नाम दे दिया गया धर्मराज रथ। रथ का मतलब मंदिर। धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल, सहदेव, द्रौपदी रथ, ये नाम दे दिए गए। कितने मंदिर है? 8। अब यहां पे एक और बात कि मंदिरों की संख्या है 8, तो इन 8 में सबसे अच्छा, सबसे समृद्ध, सबसे बड़ा कौन सा रथ है? तो उत्तर होगा आपका धर्मराज रथ। कौन सा? धर्मराज रथ। नहीं। दूसरा, सबसे छोटा रथ कौन सा है? सप्तपैगोडा में सबसे छोटा कौन सा है? तो भाई जो पत्नी हुई द्रौपदी, तो द्रौपदी के नाम से जो रथ है वह सबसे छोटा है। अगली बात, उम्मीद करता हूं यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार यह रिवाइज कर लेंगे, देखें टुकड़े टुकड़े में बांट दिया सारी चीजों को। सारी किताबों में यह बातें लिखी मिलेंगी, जो भी अच्छी किताबें होंगी सब में बातें मिलेंगी, लेकिन हमने चीजों को टुकड़े टुकड़े में बांट कर दिया। जब टुकड़े टुकड़े में बांट दिया तो यह भारी होता है, लेकिन ऐसे कर दिया यह आसान हो गया। ठीक है। इसके बाद जो अगले राजा होते हैं उनका नाम है परमेश्वर वर्मन। नरसिंह वर्मन के बाद अगले जो राजा होते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम के नाम से राजा होते हैं। लेकिन इनके समय काल में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हुई जिसकी वजह से इनको याद रखा जाए। कभी भी आप परीक्षाएं 20, 25, 30, 40 वर्षों से हो रही हैं। इनका जब भी परीक्षाओं में नाम पूछा गया है, इनका नाम सिर्फ और सिर्फ किस लिए पूछा गया है? क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। इनके समय काल में क्या हुआ? आप समझिए प्रश्न कैसे बनते हैं, कहां से प्रश्न आ सकते हैं, कहां से नहीं आ सकते हैं। इतिहास में जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है, जहां जहां पर कोई ऐतिहासिक घटनाएं घटित हो रही हैं जिसका इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, प्रश्न वहां से उठाए जाते हैं। और अगर वहां से प्रश्न नहीं उठाए जा रहे हैं, हल्की हल्की चीजों से प्रश्न अगर उठाए जा रहे हैं, तो उनका संदर्भ क्या है? पेपर उठा करके देखिए, उनका संदर्भ ये है क्रोनोलॉजी में। बस आप जानते हैं कि नहीं छोटी बातों को भी। तो परमेश्वर वर्मन को क्रोनोलॉजी में याद रखना है कि यह भी नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद इस नाम का भी कोई राजा हुआ। अगला जो राजा होता है, हालांकि जब डिटेल में पढ़ेंगे तो 2-4 बातें इसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ समझने का प्रयास करिए कि क्या क्या चीजें हैं। परमेश्वर वर्मन के बाद अगला नाम आएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय का। नरसिंह वर्मन द्वितीय इस वजह से क्योंकि पहले हो ही चुके हैं, और इसी को नरसिंह वर्मन द्वितीय को ही क्या कहा जाता है? राज सिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज सिंह। याद रहेगा, राज सिंह किसको कहा जाता है? अब 4 ऑप्शन आ गया। नरसिंह वर्मन द्वितीय को राज सिंह कहा जाता है। अब ये जो नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं, इनके समय 4-5 कुछ महत्वपूर्ण बात क्या हुई वो देखते हैं। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो शासन काल था दक्षिण भारत में, पल्लव काल में, कला स्थापत्य के क्षेत्र में पल्लव काल की अगर बात किया जाए, कला स्थापत्य के क्षेत्र में
यह समृद्ध काल रहा है, समृद्ध काल। और अगर कभी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया गया कि पल्लव कला स्थापत्य की दृष्टि से कौन से राजा का काल स्वर्ण काल कहा जा सकता है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह का समय काल पल्लव इतिहास में कला स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है। पहली बात, इन्होंने दो महत्वपूर्ण मंदिर बनवाए, दो महत्वपूर्ण मंदिर बनवाए। आपको याद होगा एक मंदिर का निर्माण होता है महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में। कौन सा मंदिर? मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में? शोर मंदिर, शोर मंदिर। शोर एक्चुअली यह शोर जो है ना, SHORE, यह इंग्लिश शब्द है और हिंदी में इसी को तट कहा जाता है। तो तट मंदिर या शोर मंदिर या इसी को तटीय मंदिर का निर्माण किसके समय काल में हुआ? तो शोर, तट या तटीय मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय काल में हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने कांची में, कहां पे? अब महाबलीपुरम नहीं, कांची में कौन से एक मंदिर का निर्माण कराया? कांची में कैलाशनाथ मंदिर का, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ इनके समय काल में। कैलाशनाथ मंदिर, ये जो कैलाशनाथ मंदिर है ना, कैलाशनाथ मंदिर है ना, इसको लेकर के एक तथ्य बनता है। पल्लव वास्तुकला का, पल्लव वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो सबसे अच्छा उदाहरण कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय काल में हुआ। इसी वजह से कला स्थापत्य की दृष्टि से इसका काल स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। याद रहेगा भाई, तटीय या शोर मंदिर, बिल्कुल। चले अगली बात बताते हैं। इनका जो समय काल था, तो इनके एक दरबारी रहे, भारवी का नाम तो आपको याद हो गया होगा। सिंह विष्णु के समय काल में भारवी थे, कई बार कंफ्यूजन होता है, ध्यान में रखें। भारवी सिंह विष्णु के समय काल में थे। अल्फाबेट में बी पहले आता है, भारवी बी पहले आता है, तो भारवी पहले हैं इतिहास में। बी के बाद डी आता है, डी यहां पे आएगा दंडिन। कंफ्यूजन तो नहीं होगा? अब नहीं होना चाहिए। भारवी सिंह विष्णु के समय काल में पहले हैं और दंडिन बाद में है। अब दंडिन की कुछ किताबें हैं, कौन कौन सी? एक का नाम आपको याद होगा, अवंती सुंदरी कथा। क्यों भाई? अवंती सुंदरी कथा। एक दूसरी किताब 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित। और एक तीसरा, और आमतौर पे 10 कुमार चरित का ही एक भाग के रूप में जाना जाता है, काव्यादर्श। याद करना पड़ेगा अब ये सब, काव्यादर्श। यह 3 किताब दंडिन से संबंधित हैं। दंडिन किसके दरबारी? आपका उत्तर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी, जिनके समय काल में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जो पल्लव वास्तुकला का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, इन्होंने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य आ गया, दूत मंडल भेजा था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अर्थात अब चीन में दूत मंडल भेज रहे हैं, तो अब अगर प्रश्न यह पूछ लिया गया कि क्या पल्लवों का चीन से सांस्कृतिक संबंध था, व्यापारिक संबंध था, क्या होगा आपका उत्तर? हाँ था, बिल्कुल। अब आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहीं से, तथ्य से ही
कॉमन सेंस निकल करके आ रहा है कि हां रहा होगा। भाई चीन में एक दूत मंडल भेजा था और चीन में दूत मंडल भेजा तो चीन से भी कुछ लोग आते हैं, चीन से कुछ बौद्ध भिक्षु आते हैं, कुछ बौद्ध भिक्षु आते हैं और इन बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या किया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इन बौद्ध भिक्षुओं के लिए कहां पे, तमिलनाडु में जगह है नागपट्टनम, कौन सा भाई, नागपट्टनम में क्या किया, एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया, बौद्ध विहार का निर्माण कराया। कहां पे, नागपट्टनम में। चले अगली बात करेंगे। अगला जो शासक हो रहा है वो हो रहा है परमेश्वर वर्मन, परमेश्वर वर्मन द्वितीय। बहुत बढ़िया, परमेश्वर वर्मन द्वितीय। ध्यान देंगे, कुछ तथ्य बहुत ज्यादा नहीं है, बस क्रोनोलॉजी में याद कर लेना है। लगभग 10 वर्षों का शासनकाल रहा है, काम कुछ ऐसा खास नहीं रहा है। परमेश्वर वर्मन के बाद अगला जो शासक होगा, इनका शासन 10 वर्ष के लिए 720 से 731 यह इनका शासनकाल रहा। इसके बाद जो अगला शासक होते हैं वह महत्वपूर्ण है, नाम है नंदीवर्मन द्वितीय। प्रथम नहीं, याद करेंगे, नंदीवर्मन द्वितीय, नंदीवर्मन द्वितीय। जब कला संस्कृति पढ़ेंगे ना तो वहां पे नंदीवर्मन शैली आएगी और इन्हीं के काल से संबंधित है। नंदीवर्मन द्वितीय का जो शासनकाल रहा लगभग 65 वर्षों का शासनकाल। 730 से शुरू करते हैं, 31 से शुरू करते हैं और लगभग 795 ईस्वी तक जाते हैं। बड़ा लंबा शासनकाल रहा नंदीवर्मन द्वितीय का। और बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके आएगा, इनके समय काल में कुछ मंदिर बनते हैं दक्षिण भारत में। और ये जो मंदिर हैं, अगर आपको पूछा गया कि ये किस शैली के मंदिर हैं, तो भाई द्रविड़ शैली के। दक्षिण भारत के मंदिर कौन सी शैली, द्रविड़ शैली के मंदिर है। द्रविड़ शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं कल उस पर बता देंगे। मंदिर का निर्माण कराते हैं कहां पे, तो ये सारे जो मंदिर बन रहे हैं इनके कांची में बन रहे हैं। कहां पे, कांची में बन रहे हैं। सारे के सारे मंदिर कांची में, कांची और मामल्लपुरम, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो मंदिर है वो कौन से हैं, तो पहला एक मंदिर है बैकुंठ पेरुमल मंदिर, बैकुंठ पेरुमल, पेरुमल, बैकुंठ पेरुमल नाम का मंदिर बनता है। पेरुमल मंदिर कहां पे, कांचीपुरम में, कांची में। दूसरा एक मंदिर बनता है मुक्तेश्वर मंदिर, याद करना पड़ेगा, मुक्तेश्वर मंदिर। एक तीसरा मंदिर मांगतेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर और मांगतेश्वर मंदिर कहां पर, सब कांचीपुरम में। किसके समय काल में, नंदीवर्मन द्वितीय के समय काल में। ये 3 मंदिर याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगली महत्वपूर्ण बात कि एक अलवार संत, अलवार संत, यह प्रश्न पूछा हुआ है बड़ी परीक्षा में। अलवार संत जिनका नाम था तिरुमंगई, तिरुमंगई, समकालीन थे, किसके समकालीन थे, नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन। एक अगला जो राजा आएगा उसका नाम होगा नंदीवर्मन तृतीय, नंदीवर्मन तृतीय। इसके एक समकालीन विद्वान थे, दरबारी थे। समकालीन कौन थे, पेरुंदेवनार, पेरुंदेवनार इसके समकालीन थे। और इनकी एक किताब थी जिसका नाम है भारत वेणवा। यह प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, यह प्रश्न अभी तक 15-20 वर्षों की बात किया जाए
तो यह प्रश्न कभी भी नहीं पूछा हुआ है। पेरुंदेवनार ने नंदीवर्मन तृतीय समकालीन थे, पेरुंदेवनार इनके समकालीन थे, और पेरुंदेवनार ने भारत वेणवा नहीं पूछा हुआ है 15-20 वर्ष में। मुझे सारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी ध्यान में है कि कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा हुआ है। पेरुंदेवनार। चले अगली बात करेंगे, छोटी छोटी बातें हैं। अब पल्लवों का अंत हो रहा है, पल्लवों का अंत हो रहा है। अगला एक राजा आएगा, बस उसके बारे में पिछले 2-3 वर्ष के अंदर एक प्रश्न पूछा हुआ था, पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ था कि विष्णु का अवतार किसे कहा जाता है। तो विष्णु का अवतार कौन सा पल्लव राजा था? दंतिवर्मन नाम का राजा था जिसको विष्णु का अवतार कहा गया। और इसके बाद अगला जो राजा होता है अपराजित पल्लव नाम का राजा होता है। अपराजित पल्लव जो कि अंतिम राजा के तौर पे जाना जाता है। पल्लवों का अंतिम राजा था जिसे क्या हुआ, जिसे आदित्य प्रथम, ये कौन था? यह चोल राजा था। चोल आदित्य प्रथम ने हरा दिया। और क्या हुआ? हरा दिया और पल्लवों का सफाया हो गया। पल्लवों का सफाया हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? लड़ाई चल रही थी पल्लव और चालुक्यों की। बात समझिए, लड़ाई संघर्ष हो रहा था पल्लव और चालुक्यों का, लेकिन पल्लवों के शासन का अंत किसने किया? तो पल्लवों के शासन का अंत अंतिम रूप से चोलों ने किया था। समाप्त कौन कर रहे हैं पल्लवों को? तो पल्लवों को समाप्त चोल कर रहे हैं। चोल में कौन? आदित्य प्रथम। और आदित्य प्रथम ने, जब हम चोल पढ़ेंगे फिर बताएंगे, एक उपाधि लिया इसी संदर्भ में, कोंडाराम। कौन सी उपाधि लिया? कोंडाराम की उपाधि। बिल्कुल मेरे साथ अब सारी बातों को नोट करते हुए चले जाएं, क्योंकि परीक्षा हॉल में सीधे सीधे प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे। शुरुआत करेंगे। ये जो पल्लव संस्कृति है, तो पल्लव संस्कृति में पहली बात निकल करके आती है कि ये जो प्रशासन था, पल्लव प्रशासन की अगर बात किया जाए तो यह कुल 4 भागों में देखने को मिलता है। यह सबसे पहले साम्राज्य हो गया, पल्लव साम्राज्य हो गया। पल्लव साम्राज्य मंडल में बटा हुआ है, और इस मंडल को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कहा जाता है, या इसी को आप समझ लें प्रांत समझ लें। और यह जो मंडल होता था यह नाडु में बटा होता था, और नाडु अर्थात जिला समझ लें, और यह जो नाडु होता था वह ग्राम में बटा होता था, गांव में बटा होता था। इस काल में ही दक्षिण भारत में सर्वप्रथम क्या होता है? सर्वप्रथम ग्राम सभा और ग्राम सभा या समिति की स्थापना होती है। और यह जो ग्राम सभा और समिति रही पहली बार दक्षिण भारत में पल्लव काल में ही देखने को मिलती है। यह जो ग्राम सभा और समिति रही, इसकी जो बैठक होती थी, यह बैठक एक वृक्ष के नीचे होती थी, और इस वृक्ष को क्या कहा जाता था जिसके नीचे यह बैठक या सभा होती थी? मनरम कहा जाता था। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है मनरम। क्लियर है? मनरम। आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे पल्लवों की प्रसिद्धि का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, तीसरी महत्वपूर्ण बात, पल्लवों की प्रसिद्धि का, अब सांस्कृतिक परिवेश पे आते हैं। प्रसिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो कारण था इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। और यह जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, बड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलेंगे। सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं उसमें पहली ही बात निकल करके आती है, नोट करते चले जाएंगे। इस काल में दक्षिण भारत में सर्वप्रथम संस्कृत विद्यालय देखने को मिलते हैं। संस्कृत विद्यालय
और इन संस्कृत विद्यालयों को क्या कहा जाता था, बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। कभी भी पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन आपके लिए अब नहीं। घटिका कहा जाता था। एक एक लाइन के तथ्य है, पहले वो समेट लेते हैं। संस्कृत जो विद्यालय होते थे उनको घटिका कहा जाता था, समझे। इस काल में, पल्लव काल की अगर बात किया जाए, इस काल में तमाम सारे विद्वान भी देखने को मिलते हैं। न सिर्फ दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों में जैसे आपको याद होगा, दरबारी विद्वानों में ये जो दरबारी विद्वान है या फिर राजा हैं, उनके समय काल की कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि पल्लव काल सांस्कृतिक जीवन के संदर्भ में एक समृद्ध काल रहा होगा। जैसे दरबारी विद्वान में आपने 3 नाम देखा, भारवी का, आपने दंडिन का नाम देखा, आपने पेरुन देवनार का नाम देखा। पेरुन देवनार जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, अनुवाद किया था, नार। यह तो दरबारी विद्वान लोग रहे। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य आगामी परीक्षाओं के लिए, कुछ राजा भी रहे। पल्लव काल के कुछ राजा भी रहे, जिनमें पहला नाम आता है महेंद्र वर्मन प्रथम का। महेंद्र वर्मन प्रथम का, महेंद्र वर्मन प्रथम बड़े महत्वपूर्ण तथ्य है आगामी परीक्षाओं के लिए कि कौन सा निम्नलिखित में से एक राजा था, या कौन सा एक पल्लव राजा था, या तीसरे प्रकार का प्रश्न बनेगा कि किस राजवंश के अभिलेख वाल्मीकि और व्यास की स्तुति के साथ प्रारंभ होते हैं। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के जो अभिलेख कुछ प्राप्त हुए हैं, इन अभिलेखों में व्यास जी की स्तुति देखने को मिलती है और वाल्मीकि की स्तुति देखने को मिलती है। याद रहेगा, पल्लव काल के अभिलेखों की बात किया जाए या फिर महेंद्र वर्मन की बात किया जाए, तो इनके जो अभिलेख हैं वहां व्यास और वाल्मीकि के नामों का उल्लेख देखने को मिलता है। यह साधारण तथ्य नहीं, बड़ा ही महत्वपूर्ण और गहराई वाला तथ्य है। इसके साथ साथ आपको याद होगा नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, जो कि राज सिंह, जिसकी उपाधि थी राज सिंह। इसको काव्य बोध की उपाधि थी, काव्य बोध। और ये जो काव्य बोध शब्द, ये क्या है, इसकी उपाधि एक थी, काव्य बोध। काव्य बोध अगर किसी की उपाधि है, मान लें आपकी ही हरिगोविंद जी, अभिषेक जी, अतुल जी, आपकी ही उपाधि अगर काव्य बोध की हो गई, इससे क्या समाज में एक तर्क निकलेगा, यही कि निश्चित रूप से साहित्य सृजन में आपको महारत हासिल है। क्यों भाई? साहित्य सृजन में आपको महारत हासिल है, इसी वजह से काव्य बोध की उपाधि या टैग आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो कुछ वैसा ही कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के लिए काव्य बोध जैसी एक उपाधि देखने को मिलती है, जो कि सांस्कृतिक रुझान उनका व्यक्त होता है यहां से, काव्य बोध जैसी उपाधि से साहित्यिक रुझान की जानकारी मिलती है। सांस्कृतिक जीवन में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, तथ्यात्मक बातें अभी कर रहे हैं। सांस्कृतिक जीवन में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस काल में, पल्लव काल में, जो राजा होते थे, राजा भूमि दान कर रहे हैं, राजा भूमि दान कर रहे हैं। और यह जो भूमि दान है, ध्यान से समझेंगे, यह जो भूमि दान है वो 2 स्तरीय भूमि दान देखने को मिल रही है। एक, ब्राह्मणों को भी भूमि दान हो रहा है, और इसके साथ साथ अनेक या तमाम ऐसी भूमियां रहीं दान स्वरूप, जो कि देवताओं के नाम पर दान में दी गई थी राजाओं के द्वारा। अर्थात यह तथ्य याद रखना है, अगर यह प्रश्न आ जाए तो निश्चित रूप से मुश्किल हो जाएगा, लोगों को यह समझ नहीं आएगा क्या देवताओं के नाम पे भी भूमि दान होता था। तो पल्लव काल में देवताओं के नाम पर भी भूमि का दान किया जाता था। तो ब्राह्मणों को भूमि दान हो रहा है, देवताओं के नाम पर भी भूमि दान हो रहा है। इससे यह एक तथ्य निकल करके आता है कि इस काल के जो राजा रहे हैं वह ब्राह्मण धर्म के समर्थक रहे हैं, नहीं, ब्राह्मण धर्म के समर्थक रहे हैं। अगली बात,
पल्लव वास्तुकला की बात करते हैं। पल्लव वास्तुकला, वास्तुकला अर्थात भवन स्थापत्य। पल्लव वास्तुकला के जो पहली बात निकल करके आती है वो यह कि पल्लवों ने ही दक्षिण भारत में सर्वप्रथम, पल्लवों ने ही वास्तुकला को अर्थात भवन निर्माण को, वास्तुकला को कंदरा कला एंड काष्ठ कला से मुक्त किया था। टीसीएस वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में जो मंदिर हैं वो मंदिर पल्लव शैली के जो मंदिर हैं, पल्लव शैली के मंदिर जिस आकार प्रकार के बने हुए हैं वही आकार प्रकार द्रविड़ शैली के आरंभिक मंदिरों की रूपरेखा तय करता है। अर्थात जो द्रविड़ शैली है उसकी शुरुआत दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य से संबंधित जो कला शैली है द्रविड़ शैली की शुरुआत पल्लव काल से ही मानी जाती है, क्योंकि द्रविड़ शैली की जो आरंभिक अर्थात जो बुनियादी रूपरेखा है वह पल्लव काल में ही देखने को मिलती है। इसी वजह से यह एक तथ्य निकलता है कि पल्लव शैली के मंदिर ही द्रविड़ शैली की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं कि रूपरेखा, और ये रूपरेखा कैसी है? आरंभिक रूपरेखा है, आरंभिक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। अर्थात द्रविड़ शैली, आमतौर पे लोग यह समझते हैं कि द्रविड़ शैली का मतलब होता है चोल काल। ऐसा नहीं है। चोल काल में यह द्रविड़ शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। चोल काल में द्रविड़ शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है, जिसके दो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। एक बृहदेश्वर मंदिर और दूसरा राजेंद्र प्रथम के समय काल में गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। गंगईकोंड चोलपुरम में अलंकरण कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। तो चोल काल में यह जो द्रविड़ शैली रही अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है, लेकिन पल्लव काल में इस द्रविड़ शैली की शुरुआत होती है। चले अगली बात। तो यह द्रविड़ शैली की शुरुआत पल्लव काल में देखने को मिलती है। पल्लव शैली के जो मंदिर रहे वही आरंभिक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। अब पल्लव शैली की अगर बात किया जाए या आरंभिक द्रविड़ शैली की बात किया जाए तो इसके तीन महत्वपूर्ण अंग देखने को मिलते हैं। इसके तीन महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं? तो इसके जो तीन सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें पहला है मंडप, मंडप प्रकार के मंदिर, दूसरे नंबर पे रथ प्रकार के मंदिर और तीसरे नंबर पे विशाल मंदिर, विशाल मंदिर। और ये जो विशाल मंदिर हैं इनको स्वतंत्र मंदिर भी कहा जाता है, स्वतंत्र मंदिर, या इन्हीं को इमारती मंदिर भी कहा जाता है, इमारती मंदिर। कुछ भी प्रश्न में पूछा जा सकता है शब्दावली के साथ। ये जो तीन महत्वपूर्ण अंग हैं द्रविड़ शैली के या फिर पल्लव वास्तुकला के, तीनों के नाम याद रखना है। अब इसमें थोड़ी सी समझने की बात यह है कि ये जो मंडप प्रकार के वास्तुकला है, मंदिर हैं, यह महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में देखने को मिलते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में ये रथ प्रकार के मंदिर कब देखने को मिलते हैं? तो यह नरसिंह वर्मन प्रथम के समय काल में देखने को मिलते हैं। जबकि यह जो विशाल मंदिर है यह राज सिंह शैली के अंतर्गत, ये हो गया मामल्य शैली, और यह जो तीसरा विशाल मंदिर हुआ यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय काल से संबंधित हैं, अर्थात राज सिंह शैली में देखने को मिलते हैं। राज सिंह शैली, ये विशाल मंदिर या स्वतंत्र मंदिर कहने का या इमारती मंदिर कहने का मतलब क्या है ये समझ लें। विशाल मंदिर
भव्य प्रकार के मंदिर। स्वतंत्र मंदिर भी कहा गया है। स्वतंत्र मंदिर कहने का मतलब क्या है कि आप यहां पे देख रहे हैं मंडप प्रकार के जो स्थापत्य हैं, इसमें आप देख रहे हैं यह एकाश्मक है। एकाश्मक कहने का मतलब एक विशाल चट्टान को तराश करके मंडप नुमा आकार दे देना। मंडप नुमा आकार दे देना। एक पत्थर को तराश करके मंडप बनाया जा रहा है। तो पहली महत्वपूर्ण बात है कि यह एकाश्मक प्रकार के हैं। एकाश्मक प्रकार के हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह जो मंडप प्रकार के मंदिर हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि पत्थरों का प्रयोग हो रहा है, पाषाण का प्रयोग हो रहा है। और यह पाषाण कैसे हैं? यह पहाड़ी को तराश करके यह मंडप बनाया जा रहा है। रथ प्रकार के मंदिर में आपने देखा यह भी एकाश्मक है, अर्थात पहाड़ी को तराश करके ही बड़ा सा रथ नुमा मंदिर बनाया जा रहा है। लेकिन यह स्वतंत्र मंदिर या विशाल मंदिर या इमारती मंदिर कहने का मतलब क्या है, इस बात को आप समझ लें कि इस प्रकार के चरण में विशाल मंदिर, राज सिंह शैली, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय काल की जो रचनाएं रहीं, विशाल मंदिर या स्वतंत्र या इमारती मंदिर इस वजह से कहा जा रहा है कि अब पहाड़ी को तराश कर यह निर्माण नहीं हो रहा है। क्यों भाई? पहाड़ी को तराश करके यह स्थापत्य निर्माण नहीं हो रहा है, तो यह निर्माण मंदिर बन कैसे रहे हैं? विशाल विशाल मंदिर, तो यह स्वतंत्र रूप से निर्मित मंदिर है। स्वतंत्र रूप से निर्मित कैसे होंगे? स्वतंत्र रूप से निर्मित तब होंगे जब ईंट का, छोटे छोटे पत्थरों का, गारे आदि के साथ, चूना आदि के साथ प्रयोग करके एक के ऊपर एक रख करके मंदिर बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से निर्मित है, अर्थात गारे का इसमें प्रयोग हो रहा है, इसमें ईंट का प्रयोग हो रहा है, इसमें छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग हो रहा है। याद रहेगा, पहली बार राज सिंह शैली में अर्थात नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय काल में जो वास्तुकला देखने को मिलती है वह स्वतंत्र रूप से गारे, ईंट और छोटे छोटे पत्थरों के प्रयोग से यह बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। नहीं तो अभी तक इसके पहले क्या था कि रथ प्रकार के मंदिर होते थे। एक विशाल पहाड़ी को ही तराश करके, पहाड़ी कहीं निश्चित रूप से अवस्थित होगी और उसी पहाड़ी को ही तराश करके रथ का आकार दिया जा रहा है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है और यह विशाल मंदिर कहीं भी बनाए जा सकते हैं, पहाड़ी हो चाहे ना हो। क्यों भाई? पहाड़ी हो चाहे न हो, कहीं भी बनाए जा सकते हैं। ईंट कहीं भी ढो करके लाया जा सकता है, छोटे छोटे पत्थर कहीं से भी कहीं पे ले आकर के मंदिर निर्माण किया सकता है, गारे का प्रयोग कहीं भी किया सकता है। लेकिन रथ प्रकार के मंदिर वहीं बनेंगे जहां कोई पहाड़ी रहा होगा, उस पहाड़ी को ही तराश करके। मंडप वहीं बनेगा जहां पे कोई पहाड़ी रही होगी, रथ इसको पहाड़ी को ही तराश करके यह मंडप प्रकार के बन रहे हैं स्थापत्य। क्लियर हुआ? यह बात क्लियर हुई? पूर्णिमा जी, ब्रिजेश जी, रदेश जी, अभिषेक जी, क्लियर हुआ? चले आगे बात करेंगे, जल्दी बताएं। तो यह 3 महत्वपूर्ण अंग रहे, वो आपको बताया। अब एक और कुछ बेसिक बात याद कर लें कि पल्लव कला के अंतर्गत तथ्य है, पहले याद कर लें कि अंतर्गत शिव की मूर्तियां बन रही हैं। शिव की मूर्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरूप क्या था? तो शिव सोम स्कंद के रूप में यहां पे प्रचलित रहे। सोम स्कंद के रूप में, याद कर लेना, बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है पीसीएस वालों। सोम स्कंद के रूप में शिव के रूप में वहां पे प्रचलित नहीं है। शिव को किस नाम से जाना जा रहा है? तो शिव की जो मूर्तियां बन रही हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है? सोम स्कंद कहा जा रहा है। याद रहेगा। इसके साथ साथ
ये जो मान लें ये कोई मंदिर है, ये कोई मंदिर है, और दक्षिण भारत में पहली बार एक नई चीज मंदिरों के समक्ष देखने को मिलती है कि ये जो यहां पे मंदिर के प्रवेश द्वार से संबंधित यह जो एरिया है, यहां पे द्वारपाल देखने को मिल रहे हैं। द्वारपाल, पीसीएस वालों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा भाई, द्वारपाल, ये दोनों तरफ मंदिर की सुरक्षा, ये काल्पनिक बातें हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए द्वारपाल यहां पे बनाए जा रहे हैं, और यह किस रूप में है? ये मूर्ति के रूप में है, और सुरक्षा से संबंधित है, तो इनको स्थानक कहा जाता है। क्या? स्थानक रूप से द्वारपाल की मूर्तियों का निर्माण पल्लव स्थापत्य में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। इस मूर्तिकला में बात हो रही है, तो इस काल में एक और महत्वपूर्ण बात, इस काल में कुछ कथात्मक शैली के याद कर लेना, ये शब्द भी, कथात्मक शैली के मूर्तियों का निर्माण होता है, मूर्तियों का निर्माण होता है। ये कथात्मक शैली के मूर्तियों का निर्माण का मतलब, कथात्मक शैली का मतलब कि कुछ ऐसी मूर्ति बनाई जा रही है जिससे कुछ कथा का, पौराणिक कथा का, ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक और पौराणिक, मैंने हमेशा से कहा है शब्दों का चयन बड़ा ही सहूलियत भरा होना चाहिए। ऐतिहासिक तथ्य अलग होते हैं, पौराणिक तथ्य अलग होते हैं। ऐतिहासिक तथ्य का मतलब क्या? अगर मैं आपसे ही पूछ लूं कि ऐतिहासिक तथ्य कैसे होते हैं, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपसे पूछ लिया गया कि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो भाई ऐतिहासिक चीज क्या होती है और पौराणिक चीज क्या होती है, क्या आप बता पाएंगे? अपने अपने तरीके से बताने का प्रयास करें। ऐतिहासिक का मतलब क्या है कि साक्ष्य हैं, साक्ष्य हैं, और ये पक्की बात है कि वो साक्ष्य पुष्ट हैं, अर्थात गलत जानकारी नहीं है, काल्पनिक जानकारी नहीं है। पौराणिक में क्या है? पौराणिक अगर कोई तथ्य है या कथा है, ऐतिहासिक में तो आपने देखा बिल्कुल डिट्टो है, पक्का है, उसके संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्य हैं, लिखित साधन है, पक्की बात है। लेकिन अगर पौराणिक की बात किया जाए तो पौराणिक का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये कहूं कि राम और कृष्ण ये पौराणिक व्यक्ति हैं, ऐतिहासिक तो है नहीं, पौराणिक व्यक्ति हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, पौराणिक कहने का मतलब हुआ जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसे साधन नहीं है कि हम इसको जस्टिफाई कर सकें कि यह सही है या गलत है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और गलत और सही के बीच में, गलत और सही के बीच में ये जो कल्पना स्वप्न लोक है, सही भी नहीं कह सकते हैं, गलत भी नहीं कह सकते हैं, वही तथ्य पौराणिक तथ्य हो जाते हैं। याद रहेगा, एग्जैक्ट काल्पनिक नहीं बोलेंगे, इसको एग्जैक्ट काल्पनिक नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। न तो उसको सही जस्टिफाई कर सकते हैं, न तो गलत जस्टिफाई कर सकते हैं, सही और गलत के बीच में ये है। कल्पना का मतलब क्या हो जाता है? यूटोपिया हो रहा है, वो गलत ही होता है, काल्पनिक, कल्पना से भरा हुआ। लेकिन ये कल्पना तो है, लेकिन इसमें सही का भी तथ्य हो सकता है पौराणिक में, और गलत भी हो सकता है, दोनों के बीच की बात है। क्लियर है? पौराणिक तथ्य क्या होता है, याद हुआ? तो इस समय काल में, इस काल में कुछ कथात्मक शैली के मूर्तियों का निर्माण देखने को मिलता है पल्लव काल में। कौन कौन से, वो याद करना है, 4-5 है, वो याद करना है। कौन कौन से कथात्मक शैली के मूर्तियों का निर्माण देखने को मिल रहा है? जैसे यहां पे अर्जुन की तपस्या, एक ऐसी मूर्ति जिसमें अर्जुन को तपस्या करते हुए दिखाया गया है। अर्जुन की तपस्या, एग्जाम्पल में अर्जुन की तपस्या का संबंध किस शैली से है? पल्लव शैली की मूर्तियों से संबंधित है अर्जुन की तपस्या। दूसरा एग्जाम्पल, भगीरथ की तपस्या, ये सारी मूर्तियां हैं, भगीरथ को तपस्या करते हुए दर्शाया गया है। एक तीसरे प्रकार की मूर्ति कथात्मक शैली में गंगा का अवतरण, गंगावतरण, एक ऐसी मूर्ति जहां गंगा को
गंगा को शिव की जटाओं से निकलते हुए गंगा का अवतरण हो रहा है ऐसा प्रदर्शित किया गया है। यह कथात्मक शैली है। इसके अलावा महिषासुर का वध करती दुर्गा एक ऐसा मूर्ति देखने को मिलता है। एक ऐसा मूर्ति जिसमें गोवर्धन को उठाए हुए कृष्ण, ये सब कथात्मक शैली के मूर्तियां पल्लव शैली में देखने को मिलती हैं। क्लियर है भाई? चलें आगे बात करेंगे। एक और तथ्य याद कर ले, फिर कुछ बातें समझते हैं। पल्लव अभिलेखों में एक नाम, जैसे अशोक के अभिलेखों में एक नाम देखने को मिलता है चापड़, नहीं, वैसे ही पल्लव काल में एक नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है अक्षरा। क्या नाम है? अक्षरा। ये क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। याद कर लेना, कभी भी प्रश्न नहीं पूछा हुआ है। एक व्यक्ति का नाम है अक्षरा। और यह व्यक्ति कौन है, किस रूप में जाना जाता है पल्लव काल में? तो पल्लवों का अर्थात पल्लव काल का महान शिल्पकार था या मंदिर निर्माता था या मूर्ति निर्माता था। कौन? अक्षरा। यह नाम याद कर लेना, एक महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये कुछ सामान्य से तथ्य थे। अब बात करेंगे आगे। ये जो पल्लव वास्तुकला है, पल्लव वास्तुकला को दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनमें एक नाम है पर्सी ब्राउन। आमतौर पे कई जगहों पे पर्सी ऐसे भी लिखा हुआ है, पर्सी ब्राउन, आमतौर पे लोग यही जानते हैं। एक दूसरे भी विद्वान हैं आनंद कुमार स्वामी। इन लोगों ने पल्लव वास्तुकला को 4 भागों में बांट करके समझाने का प्रयास किया है और आप इन बातों को समझने का प्रयास करें। एक, महेंद्र वर्मन शैली। क्या क्या खास बात है वो देखते हैं। महेंद्र वर्मन शैली। दूसरे नंबर पे मामल्य शैली। तीसरे नंबर पे राज सिंह शैली। क्या क्या खास बातें हैं अभी उस पर चर्चा करते हैं और कुछ मंदिरों के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। और चौथे नंबर पे नंदी वर्मन शैली। ये 4 शैलियों में पल्लव वास्तुकला को बांट करके समझाने का प्रयास किया है पर्सी ब्राउन ने भी और आनंद कुमार स्वामी ने भी। अब ये जो महेंद्र वर्मन शैली है, ध्यान से देखेंगे, बारी बारी से सब पे बात करते हैं। महेंद्र वर्मन शैली, तो महेंद्र वर्मन शैली में पहली बात कि इस शैली में जो मंदिर हैं, इस शैली के मंदिर मंडप प्रकार के मंदिर हैं। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, मंडप प्रकार के मंदिर हैं। और ये जो मंडप है वो कैसा है? एकाश्मक है। और एकाश्मक कैसा है? एक ही पत्थर को तराश करके कैसा बना दिया गया? साधारण बरामदा, और वो भी कैसा? स्तंभ युक्त। यही शब्द याद रखना है, स्तंभ युक्त। अर्थात एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी को तराश करके क्या कर दिया गया? इस पहाड़ी को तराश करके एक बरामदे का रूप दिया गया और जगह जगह इसमें पिलर लगा दिए गए। ये स्तंभ युक्त मंडप कैसे हैं? बरामदानुमा हैं और स्तंभ भी लगे हुए हैं। यही खास बात है। मंदिर कैसे हो गए? मंडप, एकाश्मक, साधारण, बरामदा, स्तंभ युक्त। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एग्जांपल्स देखते हैं, याद रहेगा। स्तंभ युक्त एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं उसमें पंच पांडव, याद करना, पंच पांडव मंडप का मतलब मंदिर, साधारण प्रकार का पहाड़ी को काट करके तराश करके स्तंभ युक्त पंच पांडव मंडप। ये जो पंच पांडव मंडप है, किस शैली का मंदिर है?
एक बात महेंद्र वर्मन शैली का है, किस प्रकार का है, स्तंभ युक्त है। अब निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक लाइन में कुछ, दूसरी लाइन में कुछ, तीसरी लाइन में कुछ, और नीचे ABCD 4 विकल्प, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, ऐसे प्रकार के प्रश्न। पंच पांडव मंडप किससे संबंधित है? पल्लव वास्तुकला से संबंधित है। दूसरा, किस शैली से संबंधित है? महेंद्र वर्मन शैली से। क्या पंच पांडव मंडप में शिखर भी देखने को मिलता है? उत्तर है नहीं, शिखर नहीं, ये तो मंडप प्रकार का है। मंडप में कैसा? शिखर नहीं है, मंदिर के ऊपर शिखर नहीं है, बल्कि बेस से ही स्तंभ लगा करके उनको टिकाने का प्रयास किया गया है, छत को, बरामदे को, स्तंभ युक्त है। और तीसरी चौथी महत्वपूर्ण बात, ये जो पंच पांडव मंडप है, इसका लोकेशन कहां पे है भाई? तो पल्लवरम स्थान है, याद रहेगा, पल्लवरम का पंच पांडव मंडप। क्लियर है? पल्लवरम का पंच पांडव मंडप। दूसरा और एक एग्जांपल देखें। दूसरा एक एग्जांपल है ब्रह्मा, विष्णु, महेश मंडप। यह 3 मंडप हैं, एक ही साथ हैं, अगल बगल। कहां से यह जानकारी मिलती है? मंडगपट्ट स्थान का नाम है, मंडगपट्ट स्थान। यहां से महेंद्र वर्मन शैली के यह मंडप प्राप्त हुए। जब स्थानों की बात हो रही है तो याद रखना है एक और महत्वपूर्ण तथ्य, यहीं पे आपको बताते हैं, वो भी याद कर लें। ये जो पल्लव वास्तुकला है ना, यहीं पे एक चीज और, पल्लव वास्तुकला के 4 महत्वपूर्ण स्थल हैं। 4 महत्वपूर्ण स्थल देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला कांचीपुरम, दूसरा है, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं। दूसरा महाबलीपुरम अर्थात मामल्यपुर, महाबलीपुरम या इसी को मामल्यपुर। तीसरे नंबर पे तंजावुर। चौथे नंबर पे पद्दुकोट्टई। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जहां से ज्यादा मात्रा में पल्लव काल के स्थापत्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? यह हमने बात कर लिया। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से महेंद्र वर्मन शैली आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, दूसरे की बात करते हैं, मामल्य शैली की। आगे बढ़ते हैं, नोट करते चले जाइए भाई, पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा। मामल्य शैली, दूसरी जो शैली है मामल्य शैली। पहली महत्वपूर्ण बात, इसका विकास किसके समय हो रहा है? तो इसका विकास जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के समय काल में हो रहा है। नहीं, किस प्रकार के मंदिर यहां पे देखने को मिलते हैं? तो मामल्य शैली में ध्यान से समझिएगा, एक एक तथ्य महत्वपूर्ण है। लगातार आप लोगों से गलतियां होती हैं, मैं उस चीज को ध्यान में रख करके बातें कह रहा हूं कि जहां पे विशेष ध्यान देना है, ध्यान देना ही देना है। मंदिर 2 प्रकार के इस मामल्य शैली में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि महेंद्र वर्मन शैली में ही सिर्फ मंडप बनते थे, ऐसा नहीं है। मंडप की शुरुआत हो रही है, मंदिर निर्माण की शुरुआत हो रही है, लेकिन वो अगली शैली में भी देखने को मिलती है। अर्थात मामल्य शैली में जो शुरुआती दौर के मंदिर हैं वह भी मंडप प्रकार के हैं, लेकिन मंडप प्रकार के साथ साथ रथ प्रकार के मंदिर भी देखने को मिलते हैं। अर्थात आरंभ में इस शैली के आरंभ में मंडप प्रकार के भी देखने को मिलते हैं और बाद में या प्रमुख रूप से रथ प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं।
मामल्य शैली में मंडप प्रकार के भी मंदिर बन रहे हैं, रथ प्रकार के भी मंदिर बन रहे हैं। मंडप प्रकार हम समझ चुके हैं। ये जो रथ प्रकार के मंदिर हैं, अब उस पर बात करेंगे। ये जो रथ प्रकार के मंदिर हैं उस पर हम बात करते हैं। ये जो रथ प्रकार के मंदिर हैं, मुख्य केंद्र क्या है इसका? तो मुख्य केंद्र है भाई, मुख्य केंद्र महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये मंदिर हैं, मंदिर किसको समर्पित हैं? तो यह मंदिर जो समर्पित हैं भगवान शिव को समर्पित है, अर्थात शैव मंदिर हैं। मंदिरों की संख्या कितनी है? तो रथ प्रकार के जो मंदिर है संख्या है 8, पिछली क्लास में बताया था, जिसमें से 5 पांडव और द्रौपदी और गणेश और शिव। धर्मराज रथ सबसे बड़ा, द्रौपदी रथ सबसे छोटा। इन 8 रथ प्रकार के मंदिरों में अगर यह भी कभी तथ्य पूछ लिया जाए कि कौन सा बिल्कुल साधारण सा रथ है, अलंकरण विहीन है, तो अलंकरण विहीन जो सबसे छोटा है द्रौपदी रथ, वही अलंकरण विहीन भी देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। ये जो रथ प्रकार के मंदिर है ना, संख्या 8 हो गई, वो जो इनको सप्त पैगोडा कहा जाता है, यह भी आपको बता लिया था। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो मामल्य शैली है ना, मामल्य शैली की 2 खास विशेषताएं देखने को मिलती हैं। मामल्य शैली की 2 खास विशेषताएं देखने को मिलती हैं। खास अपने आप में विशेषता होता है, तो खास या विशेषता देखने को मिलती है। क्या? पहला, दक्षिण भारत में पहली बार या पल्लव काल में पहली बार या द्रविड़ शैली में पहली बार विमान और गोपुरम, ये 2 चीजें इस शैली में ही देखने को मिलती हैं। अगर प्रश्न यह पूछ लिया गया कि द्रविड़ शैली में पहली बार विमान किस शैली में? तो मामल्य शैली में। किस काल में? पल्लव काल में। यह विमान मामल्य शैली से संबंधित है, पहली बार देखने को मिलता है। यह विमान है क्या? तो दक्षिण भारत के मंदिर आपको निश्चित रूप से याद होंगे। ये मंदिर ऐसे कुछ होते हैं दक्षिण भारत के, नहीं? अर्थात यह कैसा है? पिरामिड नुमा ऊंचा उठता हुआ जो शिखर है, शिखर, इसी को क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। मंदिर का जो ऊंचा उठता हुआ पिरामिड नुमा शिखर है, उसी को विमान कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो गोपुरम है, ये क्या है? भव्य, विशाल, अलंकृत जो प्रवेश द्वार हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। मंदिरों के बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं, अलंकरण युक्त हैं, सादे नहीं हैं, अलंकरण युक्त हैं, बड़े बड़े प्रवेश द्वार, उनको गोपुरम कहा जाता है। और सबसे पहले मामल्य शैली में यह बात देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करें। तीसरे नंबर पे आपने देखा राजसिंह शैली। तीसरे नंबर पे राजसिंह शैली देखने को मिलती है। ये जो राजसिंह शैली है, दक्षिण भारत में पहली बार स्वतंत्र मंदिर निर्माण राजसिंह शैली में ही देखने को मिलता है। किसकी मदद से? ईंट की मदद से, गारा की मदद से और पत्थर, पहाड़ी नहीं, अब पत्थर, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े आदि के द्वारा, और इनके द्वारा जब किसी स्थापत्य का निर्माण होता है तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? इमारती मंदिर कहा जाता है।
तो स्वतंत्र प्रकार के या इमारती मंदिर सबसे पहले राज सिंह शैली में ही देखने को मिलते हैं। और ऐसा संभव कैसे हुआ? ऐसा संभव इस वजह से हुआ कि यह जो राज सिंह शैली किस राजा से संबंधित है? नरसिंह वर्मन द्वितीय से संबंधित है, और इसका काल जो है ना वह शांति काल के रूप में जाना जाता है। शांति काल था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलता है, शांति काल था। और शांति काल होने की वजह से ही बड़े बड़े भव्य मंदिर देखने को मिलते हैं। इस काल से संबंधित कुछ अगर एग्जाम्पल्स की बात किया जाए, एग्जाम्पल्स, तो आपको याद होगा कांची का कैलाश नाथ मंदिर। कैलाश नाथ मंदिर, कांची का कैलाश नाथ मंदिर। ये जो कैलाश नाथ मंदिर है, इस मंदिर की एक खास विशेषता है क्या कि पहली बार इस मंदिर में क्या देखने को मिलता है? इस मंदिर में ही द्रविड़ शैली की समस्त विशेषताएं, द्रविड़ शैली की समस्त विशेषताएं देखने को मिलती हैं, एक साथ देखने को मिलती हैं। अर्थात द्रविड़ शैली का पूर्ण रूप से आरंभ इस मंदिर में ही पहली बार देखने को मिलता है। तो फिलहाल कैलाशनाथ मंदिर, पहली बार इस मंदिर में ही द्रविड़ शैली की समस्त विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती हैं। इस शैली में और जो कुछ एग्जाम्पल्स की बात किया जाए तो दूसरा एग्जाम्पल्स आपको याद होगा शोर मंदिर, नहीं, महाबलीपुरम का शोर मंदिर बड़ा ही महत्वपूर्ण मंदिर है। कैलाशनाथ मंदिर कहां पे? कांची में था, नहीं। इस शैली से ही संबंधित मुकुंद मंदिर आपको याद होगा, मुकुंद मंदिर इस शैली से ही संबंधित, और ईश्वर मंदिर इस शैली से ही संबंधित है, ईश्वर नाम से मंदिर है। इस शैली से ही संबंधित बैकुंठ पेरुमल मंदिर भी इसी शैली का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है? ये जो चौथी शैली थी नंदीवर्मन शैली, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो चौथी शैली है नंदीवर्मन शैली, नंदीवर्मन का काल आते आते पल्लवों का जो प्रभुत्व था ना, पल्लव शक्ति अब कैसी होती है? कमजोर पड़ने लगी। अर्थात इनके समय तक आते आते पल्लव शक्ति कमजोर पड़ने लगी, पल्लवों का पतन आरंभ हो गया। जब पल्लव शक्ति कमजोर पड़ने लगी, पल्लवों का पतन आरंभ हो गया, तो इसी से दूसरी बात निकल करके आएगी कि क्या इस काल में बड़े बड़े मंदिर बनते रहे होंगे? उत्तर है नहीं। छोटे छोटे मंदिर अब बनेंगे, छोटे छोटे मंदिर इस काल में देखने को मिलेंगे जो कि पल्लवों के पतन को प्रदर्शित करते हैं, पल्लवों के पतन को यह प्रदर्शित करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात किया जाए तो आपको याद होगा मुक्तेश्वर मंदिर, नहीं, मुक्तेश्वर मंदिर, आपको याद होगा मांगतेश्वर मंदिर, और आपको याद होगा गुड्डीमलम का परशुरामेश्वर मंदिर कहां पे? यह गुड्डीमल्लम में, गुड्डीमल्लम स्थान का नाम है, गुड्डीमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर। ये कुछ इस शैली के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से बात क्लियर हो रही होगी। तो ये कुछ बातें रहीं आपके मतलब की पल्लव संस्कृति से संबंधित।